खिलजी वंश। तो गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश के बाद क्या आता है? खिलजी वंश। देखिए पूरा का पूरा जो खिलजी वंश है ये आपका 1290 से लेकर के 1320 तक चलता है। ठीक है, अब लोगों को पूछा जाएगा कि खिलजी वंश कितना से कितना तक चलता है, तो 1290 से 1320 तक। कौन सा वंश बता रहे हैं? खिलजी वंश। कितना से कितना? 1290 से 1320 तक। याद रहेगा? तो सवाल पूछेगा कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश आता है। कौन सा वंश बता रहे हैं? खिलजी वंश। देखो ध्यान देना कि जो खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले दो चार चीज़ें आप लोगों को समझ लेना है। देखो खिलजी कौन था, कहाँ से आया था, इसमें कुछ विवाद है। मतलब खिलजी कौन था इस विषय में विवाद है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत कुछ बोला है, ठीक। लेकिन याद रखिएगा एक इतिहासकार का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फखरुद्दीन बता रहे ना, इसने बोला कि तुर्कों में आपका 64 को जाती है ना, तुर्क में कितना जाति? 64 जाति। तो 64 में से कोई एक है, 64 में से ये कोई एक है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि खिलजी, जैसे मान लीजिए आपका खिलजी कौन था, कहाँ से आया था, तो बहुत जन ने बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो इतिहासकार हम आप लोगों को बता रहे हैं फखरुद्दीन, इसने बोला कि तुर्कों में 64 जाति। तुर्कों में कितना जाति? 64 जाति। और 64 को जाति में से एक खिलजी भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। ये जो खिलजी है इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि जो खिलजी है ना, ये बहुत बार पूछा गया, ये आपका याद रखिएगा सर्वहरा वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? सर्वहरा वर्ग। मतलब पूछेगा खिलजी किस वर्ग में आता है, तो सर्वहरा वर्ग में आता है। बात समझ में आ रहा? खिलजी कौन से वर्ग में आता है? सर्वहरा वर्ग में आता है ना। खिलजी किस वर्ग में आता है? सर्वहरा वर्ग में आता है। तो पूरा खिलजी वंश हम आप लोगों को बता रहे हैं कि 1290 से 1320 तक चलता है। 1290 से कब तक चलता है? 1320 तक चलता है, ठीक है। तो खिलजी कौन था इसमें काफ़ी विवाद है। तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है कि तुर्कों का जो 64 को जाति है उसी में से एक है आपका खिलजी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब हम आपको बता रहे हैं कि सिरवी खिलजी जो है किस वर्ग में आता है, तो सर्वहरा वर्ग में आता है। इतिहासकार का नाम है, हाँ, इसने बताया था। तो अधिकतर जैसे फखरुद्दीन जो जिसने बोला ना कि 64 को जाति में से एक है आपका खिलजी, तो अधिकतर इतिहासकारों ने इसका समर्थन कर दिया, ठीक है। तो समर्थन कर दिया तो इसीलिए ये चल रहा है इसी के हिसाब से। बात समझे? मतलब आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि खिलजी जो था ये किस जाति का था, तो तुर्कों का ही ये पार्ट है, 64 में से कोई एक है। वर्ग पूछेगा तो सर्वहरा हो जाएगा, ठीक है। और खिलजी जो है ना, भारत आने से पहले याद रखिएगा ये लोग आपका ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, अफगानिस्तान का एक नदी का नाम आता है हेमलंद। हेमलंद नदी। तो ये जो हेमलंद नदी है ना, हेमलंद जो नदी है इसके याद रखिएगा किनारे ये लोग रहता था, ठीक है। तो हेमलंद नदी के किनारे जब ये लोग रहता था तो वहीं पर ये लोग आपका खिलजी के नाम से, किस नाम से जाना जाता था? खिलजी के नाम से जाना जाता था। तो इसको खिलजी कहा जाता है। बात समझिए क्या बोले? मतलब ये भारत आने से पहले अफगानिस्तान का जो हेमलंद नदी है उसी के आसपास रहता था, तो वहीं पर ये लोग खिलजी के नाम से जाना जाता था, तो इन लोगों को खिलजी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा? अब यहाँ पे देखो ध्यान देना है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? देखो अफगानिस्तान जो बताए ना, जैसे मान लीजिए हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे हैं, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आएगा, संस्थापक स्थापना करेगा। तो खिलजी जो है ये कहाँ से आया, कौन है, तो इसमें तो विवाद है। लेकिन जो फखरुद्दीन है उसने बोला तुर्कों का 64 जाति में से कोई एक है, ठीक है। वर्ग इसका सर्वहरा आता है। लेकिन ये जो खिलजी शब्द कहाँ से आया पता चल रहा? तो खिलजी शब्द आया कहाँ से, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भारत आने से पहले ये लोग अफगानिस्तान के हेमलंद नदी के आसपास रहता था।
ठीक है। तो हेमलंत नदी के आसपास जहाँ रहता था वहीं पर इन लोगों को खिलजी कहा जाता था, नामकरण वहीं पर। हाँ। तो हेमलंत नदी के आसपास वहाँ खिलजी बोला जाता था, तो यहाँ भी क्या बोला जाने लगा, खिलजी बोला जाने लगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये लोग कहाँ रहता था, हेमलंत नदी के आसपास रहता था। हाथ हटाओ, ये माथा में हाथ, मुंह में हाथ, इतना मार मारेंगे ना, जहाँ माथा में हाथ लिया ध्यान तुम्हारा सोचो कहीं और जाएगा। पता चल रहा है तो क्या आदत हो गया, आदत सुधार देंगे। देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिए कि जो बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, कौन सा वंश, खिलजी वंश। बात समझे। तो खिलजी वंश हम आपको बताएं 1290 से 1320 तक चलता है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 2 सवाल पूछता है। एक तो ये पूछा जाता है कि खिलजी जो है ना, याद रखिएगा, भारत आने से पहले अफगानिस्तान में किस नदी के आसपास रहता था, हेमला नदी। दूसरा पूछता है ये वर्ग ठो, सर्वहारा वर्ग। समझे क्या बोले, कौन सा वर्ग बताएं, सर्वहारा वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे खिलजी वंश जो आप लोगों को बता रहे हैं, खिलजी, ठीक है। तो इससे पहले कौन सा वंश चलता था, गुलाम वंश चलता था। क्या चलता था, गुलाम वंश चलता था। तो खिलजी से पहले गुलाम वंश चलता था। एक सवाल हम लोगों को पूछा जाता है कि गुलाम वंश के बाद जब खिलजी वंश आया तो कुछ बदलाव देखने को मिला, परिवर्तन हुआ। तो कैसा कैसा परिवर्तन हुआ था, कैसा कैसा बदलाव हुआ था। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, बोला गया, ध्यान दीजिएगा, कि जैसे गुलाम वंश के बाद जब याद रखिएगा खिलजी आया, क्या आया, खिलजी आया, तो इसमें कुछ याद रखिएगा परिवर्तन देखने को मिला, है ना। इसमें याद रखिएगा खिलजियों ने ये सिद्ध कर दिया था कि शासन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग होने की ज़रूरत नहीं है। पता चल रहा। तो मतलब याद रखिएगा, शासन करने, जैसे मान लीजिए आप बलबन के बारे में पढ़े हो, तो उनका जो सिस्टम था कि प्रशासन में ऊंचे ऊंचे लोगों को, है ना, अभिजात वर्गों को नियुक्त किया था ना। तो खिलजियों ने ये सिद्ध कर दिया कि शासन करने के लिए याद रखिएगा कोई आपका अभिजात वर्ग होने का दरकार नहीं है, पहला नंबर। दूसरा चीज़ ये कि हम धर्म के बिना भी शासन कर सकते हैं, धर्म को आधार बना करके हमको शासन करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि धर्म को आधार बना करके यदि हम शासन होगा तो समाज में भेदभाव उत्पन्न होगा, है ना। हम धर्म गुरुओं के अनुसार चलेंगे तो समाज में क्या होगा, भेदभाव उत्पन्न होगा। तो याद रखिएगा खिलजियों ने ये सिद्ध कर दिया, जैसे बलबन चलता था तो धर्म गुरुओं का वो बहुत सम्मान करता था, लेकिन खिलजी वंश में याद रखिएगा आप लोग का अलाउद्दीन खिलजी जो आता है इसमें, ठीक है, वो धर्म गुरुओं का सहयोग नहीं लेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, उलेमा वर्ग, धर्म गुरु, इन लोगों का सहयोग ये नहीं लेगा, ठीक है। तो खिलजी वंश हम आप लोगों को बता रहे हैं। खिलजी वंश का जो संस्थापक होगा, आप लोगों को पूछा जाएगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन, तो याद रखिएगा जलालुद्दीन, है ना, फिरोज खिलजी, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। कौन था खिलजी वंश का संस्थापक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो खिलजी वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जलालुद्दीन कौन हो जाएगा, फिरोज खिलजी हो जाएगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, इसका जो शासनकाल है ना, याद रखिएगा 1290 से लेकर के 96 तक है। किसका शासनकाल, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल, है ना। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। और इसका शासनकाल कितना है, तो 1290 से लेकर के 96 से, ठीक। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, नाम तो उसका शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो ये शमसुद्दीन क्यूमर जो है ना, याद रखिएगा इसी को मार करके गद्दी पर बैठा था, इसकी याद रखिएगा हत्या करके ये गद्दी पर बैठ गया था, बात समझ, जो 3 साल का था, हाँ, है ना। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, नाम क्या बताएं, शमसुद्दीन क्यूमर, उसकी हत्या करके ये गद्दी पर, हाँ, ये 3 साल का था। तो सवाल पूछेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके गद्दी पर बैठा। किसकी हत्या करके, शमसुद्दीन क्यूमर। समझना है क्या बोल रहे हैं। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बता रहे हैं, ये 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था।
कितना बरस? 70 वर्ष। मतलब आपको सवाल पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो बता रहे हैं ना, ये 70 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था दिल्ली। हाँ, मतलब गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक, बूढ़ा शासक जलालुद्दीन, हाँ दिल्ली सल्तनत में, हाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये वृद्ध अवस्था में 70 वर्ष मतलब बूढ़ा हुआ कि जवान हुआ, है ना। तो 70 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठ गया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, देखो जलालुद्दीन ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था और योग्यता के चलते, याद रखिएगा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये, केकूबाद के समय में हम आप लोगों को बताए थे कि एक सेनापति के पद पर गया था, है ना। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक सेना के रूप में शुरू किया था और योग्य आदमी था, तब केकूबाद ने इसको क्या बनाया? सेनापति बनाया। बताइए जरा, केकूबाद ने इसको मौका दिया था, तो केकूबाद को लकवा मार दिया। उसके बाद उसका बेटा शमसुद्दीन की उम्र जो 3 साल का था वो आया, उसको मारा और इसने गद्दी पर बैठ गया। खिलजी वंश का क्या किया? इसने स्थापना कर दिया। बात समझे? कितने वर्ष के आयु में गद्दी पर बैठा था? 70, है ना। यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फिरोज खिलजी बता रहे हैं ना, इसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक नहीं कराया था। इसने, याद रखिएगा, ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, किलो खरी में अपना राज्याभिषेक कराया था, शपथ, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के बजाय किलो खरी में अपना राज्याभिषेक कराया था इसने। समझे क्या बोले? दिल्ली के आसपास ही होगा। तो दिल्ली के बजाय याद रखिएगा किलो खरी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसने करवाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल कितना है? 1290 से 96 तक। ठीक है। शमसुद्दीन की उम्र को मार करके गद्दी पर बैठा। कितने वर्ष में बैठा? 70 वर्ष में बैठा। राज्याभिषेक कहाँ कराया? किलो खरी में। दिल्ली के बजाय किलो खरी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है। देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना, ये उदार प्रवृत्ति का आदमी था, है ना। कहा जाता है कि इसने सबके लिए, याद रखिएगा, एक समानता वाला व्यवहार किया था, ज़्यादा भेदभाव नहीं करता था, विनम्र स्वभाव का आदमी था ये, है ना। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? किलो खरी में। और गद्दी पर बैठने के 1 साल के बाद ये दिल्ली में प्रवेश किया था। मतलब पहले किलो खरी में ही रहता था ये। ठीक है। तो जैसे 1296 में गद्दी पर ये बैठ जाता है ना। तो उसके 1 साल के बाद ये दिल्ली में आया था। कितना दिन के बाद? 1 साल के बाद दिल्ली में प्रवेश किया था। समझ पा रहा सुजीत? तो याद रखिए कि जो हम बता रहे हैं, ध्यान देना है कि शमसुद्दीन की उम्र जो है उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा 70 वर्ष की आयु में। दिल्ली के बजाय किलो खरी में अपना राज्याभिषेक कराया और किलो खरी में ही रहता था। 1 साल के बाद ये दिल्ली में प्रवेश किया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। राजधानी भी दिल्ली होगा इसका? हाँ, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो बता रहे हैं हम आप लोगों को, इसकी उपलब्धि का जब बात आता है कि इसने क्या उपलब्धि प्राप्त किया है, ठीक है, इसकी जब आपको उपलब्धि पूछा जाएगा, किसकी उपलब्धि? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपलब्धि, है ना। तो याद रखिएगा, इसने मैंने अपना कोई उपाधि इसका नहीं था, अपने बच्चा पुत्रों को कुछ कुछ इसने उपाधि दिया था। ठीक है। जैसे ना अपना कुछ उपाधि नहीं था, जैसे अपने पुत्रों को खान खाना, अकाली खां, कद्र खां, खुद का कोई उपाधि नहीं। मतलब होता नहीं कि खुद गद्दी पर बैठा कुछ, हाँ नहीं, इसने कुछ नहीं किया था। तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सीधा आदमी था, तब ना इसको इसका भतीजा मारेगा फिर गद्दी पर बैठेगा, पता चल रहा। तो इसको उतना अब बूढ़ा हो गया था ना, आराम पसंद होगा। बात समझ में आ रहा? आप देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यदि पूछेगा तो इसने, याद रखिएगा, 1290 में कड़ा मानिकपुर को जीता। 1290 में गद्दी में बैठने के बाद कड़ा मानिकपुर को जीता। ठीक है। कब जीता? 1290 में जीता। ठीक है। तो कड़ा मानिकपुर को इसने जीत लिया, है ना। किसने जीता?
और जीतने के बाद कड़ा मानिकपुर जीता ना, और जीतने के बाद कड़ा मानिकपुर जो है इसने अपने भतीजे याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। ठीक है, कड़ा मानिकपुर किसको सौंप दिया? अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को। सवाल पूछेगा ना कि 1290 में इसने कड़ा मानिकपुर को जीता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और जीतने के बाद अपने भतीजे को सौंप दिया। इसका भतीजा का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किसको सौंप दिया? अलाउद्दीन खिलजी। लिख लिए? किसको सौंपा? अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। याद रह जाएगा, है ना। इसके अलावा याद रखिए कि इसने और 2-4 सफलता प्राप्त किया था। लिखिए 1291 में रणथंभौर अभियान इसका असफल रहा। 1291 में, हाँ, जैसे 1291 में हाँ, रणथंभौर जो था ना अभियान, ये असफल हुआ था। रणथंभौर अभियान इसका असफल हुआ था, और रणथंभौर तो असफल हो गया था, लेकिन 1292 में 2 क्षेत्र जीता था इसने। 1292 में याद रखिएगा, एक मंडोर और दूसरा झाइन को जीता था। ये सफल अभियान था। ठीक है, हाँ, 92 में। 91 में रणथंभौर अभियान इसका असफल हो गया था, लेकिन 1292 में हम आपको बता रहे हैं कि मंडोर और झाइन को इसने जीता था। किसने जीता था? हाँ, झाइन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, है ना। यहाँ तक समझे? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिए इसको आप लोग, मिटा दें, मिटाएं। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना, इसके समय में याद रखिएगा 1292 में मंगोल ने आक्रमण किया था। मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, 1292 में। और याद रखिएगा, मंगोल जो आक्रमणकारी था, नाम था उसका अब्दुल्ला खां। ठीक है, तो 1292 में मंगोल ने आक्रमण किया था। मंगोल आक्रमणकारी का नाम क्या बताएं? अब्दुल्ला खां, है ना। तो मंगोल ने आक्रमण कर दिया। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। तो मंगोल ने जब आक्रमण किया ना, तो मंगोल आक्रमणकारियों को याद रखिएगा खदेड़ने का काम, है ना, अलाउद्दीन ने किया था। अलाउद्दीन ने हरा दिया मंगोल को। तो जो मंगोल को हराता है उसका व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा उभरेगा कि नहीं उभरेगा। तो अलाउद्दीन ने मंगोल को हरा दिया, अलाउद्दीन और ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक, तो जब मंगोल को हराया ना, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। ये एक लाइन लिखने में इतना समय लगता है आप लोगों को, जैसे हम लिखे वैसे ही लिखिए। अब्दुल्ला खां। नहीं, समझ जाओगे, सुनोगे तो समझ जाओगे। सुनने का तो यहाँ तक सुनेंगे, लेकिन फिर भविष्य का देखिए, एक बार लिखेंगे, बार-बार नहीं लिखेंगे, बस यही अच्छा से कर ले। दिक्कत यही है कि आप लोगों को मन में डर है कि हमको बाद में याद। तो यदि एक लाइन छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। जो नहीं माइंड में जो रहेगा ना, वही काम में आएगा। नहीं सर, अब्दुल्ला खान लिख दिए ना डायरेक्ट, हम लोग भी लिख देंगे। पता नहीं तो सुन, तो लिख कह रहा है, तुम लोग सुनो जो बोल रहे हैं। हम बताएं कि 1292 में मंगोल आक्रमण हुआ था। यहाँ लिख दिए कि मंगोल आक्रमण करे अब्दुल्ला खां। ये आप लोग सुन न लिए। अब अब्दुल्ला खां, यदि आप भी मंगोल आक्रमण के बगल में अब्दुल्ला खां लिख दीजिएगा तो आपको याद रहेगा। पता चल रहा? तो किसी और को कॉपी दीजिएगा तो वो नहीं समझ पाए। बात समझे? टेंशन नहीं लो, याद रहेगा। ऐसे ही होता है, नोट्स ऐसे ही बनता है, कहानी जैसा रिलेट कर पाते हैं, समझे। और ये डर तो हटाइए पहले कि नहीं होगा, मान लीजिए नहीं छूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं छूटेगा। चंगेज खान किसके शासनकाल में आया था? चंगेज खां जो है वो आया था इल्तुतमिश के समय में।
मतलब जब दिमाग में जब मंगोल आक्रमण करे आता है ना तो झट से चंगेज खां आता है, ठीक है। लेकिन हर मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां नहीं होता है। नहीं सर, ये है ना? पूछेगा जो दिल्ली पे हाँ। पहला आक्रमण का चंगेज खां ही आक्रमणकारी था, लेकिन सब नहीं है। 12 से 21 में 20 में। तो ये जो बताया ना, मंगोल ने आक्रमण कब किया था, तो 1292 में। आक्रमणकारी का नाम क्या था? अब्दुल्ला खां, ठीक है। फिरोज के समय में। हाँ, तो जब याद रखिएगा आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको हराया। उसके बाद मंगोल के साथ समझौता हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनो, समझौता हो गया। तो समझौता जब हो गया ना, तो एक चंगेज खां जो था उसका एक नाती था, ठीक है। वो बोला कि हम भारत में रहेंगे, ठीक। अब बोला भारत में वो कहाँ रहेगा, तो उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की एक लड़की पसंद आ गई थी, तो बोला हम यहीं रहेंगे शादी करके, ठीक। तो हाँ, तो देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। ये अच्छा सोच है। तो मंगोल जो बता रहे हैं ना, तो जब समझौता हो गया तो याद रखिएगा चंगेज खां का नाती था, उसका नाम था आपका उलगू। हाँ, ये बोला हम यहीं रहेंगे। तो ये उलगू जो है, इसके साथ जो है ना जलालुद्दीन ने अपनी बेटी का शादी करा दिया, ठीक है, उलगू के साथ। तो यही उलगू जो है ना आगे चल करके नवीन मुसलमान कहलाता है, नया मुसलमान, है ना। तो उलगू जो बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ का था? मंगोल का था, है ना। यहीं रह गया और उलगू के साथ जलालुद्दीन ने अपनी बेटी का शादी कराया, और यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और यही नवीन मुसलमान के नाम से आगे चल करके जाना गया, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा जलालुद्दीन ने अपनी बेटी और दामाद के लिए, किसके लिए? बेटी और याद रखिएगा दामाद के लिए एक आपका मुगरलपुर नाम का एक बस्ती बनाया था, ठीक है। बेटी दामाद के रहने के लिए मुगरलपुर नाम का एक बस्ती बनाया था। नहीं सर, वहाँ कोई कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन? अब्दुल्ला खां, उसका क्या हुआ है? है उसका बोलेंगे सर। अब्दुल्ला खां? अरे पगला, अब्दुल्ला खां जो बता रहे हैं ना, ये आक्रमण इसी ने किया है, ये आक्रमणकारी ठो है। पराजित हो गया, हाँ, पराजित हो गया। वापस चला गया। तो अब्दुल्ला खां जो है ना, ये लगभग 1.5 लाख सेना लेकर के आया था। एक आदमी थोड़ा आया था, ये मान लीजिए मैन आदमी है, आक्रमणकारी यही है, ठीक है। तो साथ में ढेरी आदमी होगा, चंगेज खां का नाती भी आया था। तो आक्रमण होता है तो एक दिन में तुरंत युद्ध थोड़ा होता है, प्रोसेस चलता है, पता चल रहा। तो अब कहने का मतलब ये है कि युद्ध हुआ, फिर समझौता हो गया, फिर समझौता हो गया तो मित्रता रह गया, उलगू भी रह गया, पता चल रहा। तो उसके बाद शादी करा दिया इसके साथ, मंगोल के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा तो अच्छा है ना, उस समय की स्थिति के हिसाब से, है ना, समझे। तो बेटी दामाद के लिए मुगरलपुर नाम का क्या बनाया? बस्ती बनाया था, ठीक है। देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, सुनो बेटी का नाम पता है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना, ये मतलब इसका जो काम था ये विनम्र स्वभाव का था, तो लोगों को खुश करने में ही ज़्यादा समय बिताता था ये, ठीक है। तो इसका जो ये है भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, वो जो है ना, वो कहीं पर भी जाता था अभियान करने के लिए तो उसका हिसाब किताब नहीं देता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कहीं भी जाता था हिसाब किताब नहीं देता था। तो जलालुद्दीन का जो समर्थक था उन लोगों ने बोला कि उसको इतना छूट दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, है ना। उसके बाद एक दिन क्या किया, जलालुद्दीन की हत्या का षड्यंत्र रचा अलाउद्दीन ने। अपना भाई का सहयोग लिया था, नाम था उसका अलमास बेग, है ना। तो ये जो अलाउद्दीन बता रहे हैं ना, अलाउद्दीन जो है, इसने याद रखिएगा अलमास बेग की सहायता से, बेग के सहयोग से जलालुद्दीन की क्या किया? हत्या कर दिया, है ना। अपने उदार चाचा को मार दिया इसने, पता चल रहा। तो उदार चाचा को क्या किया? मार दिया, ठीक। तो हत्या कब किया? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1296 को, ठीक है ना। और ये हत्या किया ना
ध्यान देना क्या, इसका रोल क्या था, सिर काट लिया और ऐसे पकड़ के लेके गया, ठीक है, और खून टपक ही रहा था और गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। बात समझे? तो अलाउद्दीन खिलजी जो हम आपको बताएं, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो बताएं, इसकी हत्या किसने किया? तो अलाउद्दीन ने किया। बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास होगा अलाउद्दीन में, ठीक है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया।